इससे पहले वाली वीडियोज़ में हम इम्पैक्ट के कुछ हमने बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि कॉमन टेंजेंट, कॉमन नॉर्मल, कॉमन टेंजेंट हो गई, नॉर्मल हो गई हमारी, ठीक है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो गई, ये सब क्या होते हैं, ठीक है। इलास्टिक बॉडीज़ भी हमने पढ़ा था। तो आज उसी के आगे से हम कंटिन्यू करेंगे पीरियड ऑफ रेस्टिट्यूशन। पहले मैं बता दूं कि हमारा इम्पैक्ट का पार्ट 2 है। इसमें हम उससे आगे की डेफिनेशन देखेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, लॉज भी हम बात करेंगे, लॉज है कुछ हमारे पास, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं पीरियड ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड कंप्रेशन, ठीक है। रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, इसको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलास्टिक बॉडीज़ क्या होती हैं। इलास्टिक बॉडीज़ का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसी बॉडी हमारे पास है, ठीक है, उस पर अगर हम कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगाएं या वो किसी दूसरी बॉडी के साथ कोलाइड करे, ठीक है, तो वो इलास्टिक बॉडीज़ होगी, तो वो कंप्रेस हो जाएगी थोड़ी बहुत, यानी कि उसकी जो शेप होगी उसमें कहीं ना कहीं डिफॉर्मेशन आ जाएगी, वो थोड़ी सी डिफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। डिफॉर्म आ जाएगी तो कितनी देर तक वो अपने उस डिफॉर्म्ड शेप में रहेगी, ठीक है, उसको बोलते हैं हमारा पीरियड ऑफ कंप्रेशन, ठीक है। जैसे कि कोई भी हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, इसमें कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई किया यहाँ पर, तो ये क्या हुआ, इस तरीके से ऐसे दब गई, ठीक है। तो अब जैसे हम ये फोर्स हटाएंगे तो यहाँ पे एक कोई इनर नेचुरल फोर्स होगी इस बॉडी के अंदर, जो क्या करेगी, इसको वापस से इसकी ओरिजिनल शेप में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। तो ये कितने टाइम तक इस डिफॉर्म्ड शेप में रहेगी, ठीक है। हमने इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया है तो इसकी जो शेप है वो डिफॉर्म होगी, थोड़ी सी दब गई अंदर के लिए, मान लो यहाँ पर, ठीक है। तो कितनी देर तक दबी हुई रहेगी, कितनी देर तक ये अपने उसी कंप्रेस्ड फॉर्म में, डिफॉर्म्ड फॉर्म में रहेगी, उसको क्या बोलेंगे, पीरियड ऑफ कंप्रेशन, ठीक है। इसकी अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो ये हो सकता है हमारा, ठीक है, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच द बॉडीज रिमेन इन डिफॉर्म्ड शेप, यानी कि हमें वो टाइम बताना है जितनी देर ये बॉडीज़ जो है वो एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद अपनी डिफॉर्म्ड शेप में रहेंगी, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा पीरियड ऑफ कंप्रेशन। अगर हम पीरियड ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करें तो ये रेस्टिट्यूशन जो होगा वो टाइम होगा जिसमें ये बॉडी रिकवर हो जाएंगी, ठीक है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो टाइम टेकन बाय द बॉडीज़ टू रिकवर द ओरिजिनल शेप, ठीक है। टाइम टेकन बाय बॉडीज़ टू रिकवर ओरिजिनल शेप, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा पीरियड ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी कि उसको अपनी ओरिजिनल शेप रिकवर करने में कितना टाइम लगा, ये हो गया हमारा रेस्टिट्यूशन। और एक्सटर्नल फोर्स या फिर कोलिजन के बाद जब वो बॉडी डिफॉर्म हो जाती है तो वो कितनी देर तक अपने डिफॉर्म्ड शेप में रहेगी, वो हमारा क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ कंप्रेशन, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम कुछ लॉज के बारे में इम्पैक्ट के, ठीक है। तो पहला लॉ कुछ इस तरीके से है, ठीक है। पहला लॉ है हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है, न्यूटन ने लॉ दिया था। इसमें क्या कहता है कि जैसे हमारे पास कोई दो बॉडी है, मान लो एक बॉडी हमारे पास ए है, दूसरी बॉडी हमारे पास है बी, ठीक है। ये जो दोनों बॉडीज़ हैं ये u1 और u2 वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, ठीक है। ये जो पहली बॉडी हमारी ये किससे, u1, और दूसरी बॉडी किससे, u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। ये वेलोसिटी है वो किससे है, कोलिजन से पहले की, यानी कि जब ये कोलाइड नहीं कर रही हैं, ठीक है। एक टाइम के बाद ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगी इस तरीके से, ठीक है। कोलिजन के बाद जो पहली वॉल होगी वो v1 वेलोसिटी से, और जो दूसरी वॉल है हमारी वो किससे, v2 वेलोसिटी से मूव करेगी, ठीक है। जो ये पहला लॉ है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ इम्पैक्ट, ये क्या बोलता है कि जो हमारी बॉल हैं, ठीक है, इम्पैक्ट के बाद उनकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी, इम्पैक्ट के बाद जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसका जो इम्पैक्ट से पहले हमारी वेलोसिटी है, ठीक है, उनका रेशियो जो है वो कांस्टेंट नंबर के बराबर आएगा, ठीक है। जैसे कि b1 माइनस b2 अपॉन u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू माइनस ई, ये हमारा पहला लॉ बोलता है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखोगे तो उलझते रह जाओगे, सीधी सी बात है। इसमें ये जो v1 माइनस v2 ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है इम्पैक्ट के बाद की, u1 माइनस u2 क्या है, हमारे रिलेटिव वेलोसिटी है इम्पैक्ट से पहले की, ठीक है। ऐसे देख लो, नहीं तो इसको तुम डिफरेंस करके भी अपनी सहूलियत के लिए डिफरेंस करके भी मान सकते हो कि जो इम्पैक्ट के बाद की वेलोसिटी है उनका डिफरेंस और इम्पैक्ट के पहले की वेलोसिटी जो है उनका डिफरेंस, इन दोनों का जो रेशियो है वो माइनस ई के बराबर आएगा, जहाँ पर ई हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। इसके थोड़ी सी इसकी हम लैंग्वेज लिख लेते हैं, जैसे कि u1, एक सेकेंड, u1 एंड u2 ये हैं वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट, ठीक है। और जो हमारा v1 एंड v2 है ये क्या है, वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट, ठीक है। और डिफरेंस के बजाय रिलेटिव बोलना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी v1 माइनस v2, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट जो है, जैसे मान लो एक ही ऑब्जेक्ट हमारा, एक ही ऑब्जेक्ट है, ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। अगर यही दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते आ रहे हैं तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, इन दोनों का एडिशन, ये चीज़ पता होगी आपको, ठीक है। तो जो बॉल है हमारी, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आएगा कौन सा है,
इम्पैक्ट के बाद की रिलेटिव वेलोसिटी और उसके बाद इम्पैक्ट से पहले की रिलेटिव वेलोसिटी, उनका रेशियो जो है वो हमारा माइनस ई के इक्वल हो जाएगा। ये जो इसको हम दूसरे तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं इसी चीज़ को, जैसे कि यहाँ पर ये हमारा v1 माइनस v2 अपॉन u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू माइनस ई। इसको हम ये भी लिख सकते हैं v1 माइनस v2 इज इक्वल्स टू माइनस का ई u1 माइनस u2। ठीक है, इस तरीके से भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको अगर हम और चेंज कर दें तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू ई u1 माइनस u2। यहाँ पर देखो ये हमने माइनस साइन यहाँ से कॉमन निकाल के यहाँ से कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूले सही हैं, जो आप याद रख पाओ वो याद रख लो। ठीक है, जब भी हम इसके इम्पैक्ट की क्वेश्चन करेंगे तो इसमें 2 ही फार्मूले हम यूज़ करेंगे इस लेवल पे। ठीक है, हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया यहाँ पर कि जो हम पढ़ रहे हैं ये किसके लिए है, डायरेक्ट इम्पैक्ट के लिए है। सॉरी, ये यहाँ पर जो इम्पैक्ट है हमारा ये कैसा है, इम्पैक्ट डायरेक्ट इम्पैक्ट। एक सेकेंड, ये हम यहाँ पर जो भी पढ़ रहे हैं इम्पैक्ट, ये जो रूल पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट इम्पैक्ट के लिए। डायरेक्ट इम्पैक्ट कल हमने बताया ही था कि जब कोई भी दो बॉडीज़ लाइन ऑफ इम्पैक्ट जब कोई भी दो बॉडीज़ कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग मोशन करती हैं और कोलाइड करती हैं तो वो हमारा डायरेक्ट इम्पैक्ट हो जाएगा। जैसे कि ये है, ठीक है, इसमें ये लाइन है हमारी। ठीक है, ये यहाँ पे इनका सेंटर है, ये वाला सेंटर है, तो ये हमारा क्या है, कॉमन नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल बोल सकते हैं या फिर लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज़। ठीक है, इसके अलॉन्ग जब कभी मोशन होगा दो बॉडीज़ का तो वो कैसा होगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो ये जो लॉ है हमारे वो किसके है, डायरेक्ट इम्पैक्ट का। ऑब्लिक इम्पैक्ट में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी कॉन्सेप्ट हमारा सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो और हाँ एक चीज़ और है कि जब भी ये हम लॉ लगाएंगे, ये जो फार्मूला हमने आपको बताया है यहाँ पर, ये जो फार्मूले हमने बताए ये किसके लिए हैं, जब बॉडी कोई सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी कि ये बॉडी भी इधर जा रही हो, ये बॉडी भी इधर जा रही हो, u1 और u2 से। ठीक है, और मोशन नहीं, कोलिजन के बाद इनका मूवमेंट जो है वो सेम रहे, v1 एंड v2, यानी कि ये इम्पैक्ट से पहले इस तरीके से जा रही थी, इम्पैक्ट के बाद भी ऐसे जा रही हैं, तब ये वाले हम फार्मूले लगाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ये अपोजिट डायरेक्शन से आए, जैसे मान लो एक बॉल इधर से आ रही है, दूसरी बॉल इधर से आ रही, फिर ये इम्पैक्ट कर रही है, तो उस केस में क्या होगा, जो वेलोसिटी होंगी हमारे उनका साइन जस्ट रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि ये इस साइड जा रही है तो इसका u1 हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, माइनस u2। ठीक, और यहाँ पे हम माइनस इस u2 की जगह पे माइनस u2 रखेंगे। ठीक है, बस इतना सा चेंज हो जाएगा। पर तुम्हें याद क्या रखना है कि ये जो हमारे फार्मूले हैं वो किसके लिए हैं, जब दोनों बॉडीज़ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हो। ठीक है, या तो वो इस साइड हो या फिर वो दोनों की दोनों इस साइड हो। ठीक है, तो ये हमारा पहला लॉ हो गया। इसके बाद इसको हम और आसानी से अगर थोड़ा सा लिखना चाहें, ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे कि इसको हमें लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, वेलोसिटी, एक सेकेंड, इसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, ये हमारी क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल्स टू ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी कि जब वो आ रही होंगी दोनों बॉल्स कोलाइड करने के लिए तो ये वेलोसिटी है, प्लस कोलाइजन के बाद उनकी वेलोसिटी ये हो जाएगी। ठीक है, ये जो ई हमारा होता है, ई को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ई हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है। ठीक है, अगर ई की वैल्यू हमारे पास है 0, यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी 0 है, तो जो बॉडी होगी वो कैसी होगी, इन इलास्टिक। फिजिक्स में 11th क्लास में पढ़ा होगा, जानकारी होगी आप लोगों को इस चीज़ की। तो बॉडी कैसी होगी, इन इलास्टिक। अगर ई हमारा 1 के इक्वल है तो बॉडी हमारी कैसी होगी, परफेक्टली इलास्टिक। पर रियल लाइफ में ये परफेक्टली इलास्टिक जैसी कोई बॉडी होती ही नहीं, यानी कि जो भी हमारे आसपास हम जो भी चीज़ें देखते हैं, जो भी इलास्टिक बॉडीज़ हैं, उनके जो इलास्टिक कोफिशिएंट होता है वो कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, वो 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करता है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, और एक चीज़ है जैसे कि ये जो हमारा ई है इसको हम कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिक तो बोलते हैं, साथ में इसी ई को हम रेस्टिट्यूशन भी बोल देते हैं। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है रेस्टिट्यूशन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब दूसरे लॉ की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, सुना सा नाम है। ठीक है, जाहिर सी बातें जानते होंगे आप लोग। एक सेकेंड, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो इसके बारे में पता ही होगा कि जो कोलिजन से पहले
जो जो भी हमारे पास बॉडीज़ हैं, अगर 2 बॉडीज़ हैं तो उन दोनों बॉडीज़ का कोलिजन से पहले का मोमेंट उसका सम और कोलिजन के बाद जो मोमेंट होगा हमारा, ठीक है, उन 2 बॉडीज़ का उनका सम आपस में बराबर होगा, ठीक है, ये चीज़ पता होगी। और हाँ, वो क्या होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, उनकी डायरेक्शन जो है वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे कि ये बॉडी हमारे पास है कोई एक, ठीक है, ये हमारी बॉडी u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये बॉडी हमारे पास u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। अब कोलिजन के बाद क्या होगा, इनका ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये वेलोसिटी जो है वो v1 से मूव कर रही है, ये बॉडी जो है वो v2 वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये u1 ये u2, ठीक है। समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं कि ये 2 बॉडीज़ हैं कोई a और b, ये u1 u2 जो वेलोसिटी है वो इम्पैक्ट से पहले की है, यानी कि टकराने से पहले की, ठीक है। ये दोनों आपस में टकराएंगे और उसके बाद v1 और v2 वेलोसिटी से मूव हो जाएंगी, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो क्या कहता है कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ठीक है। जाहिर सी बात है आप सबने इसको पढ़ा ही होगा, कहीं ना कहीं 11th क्लास में पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा लॉ है। अब इस पर हम कुछ ज़्यादा आगे डिस्कस नहीं करेंगे, ये वाला, ठीक है। समझ गए होंगे आप, जैसे कि इस बॉल का मास जो है वो m1 होगा, इसका मास m2 होगा, ठीक है। बीच बीच में चीज़ें छूटती रहती हैं तो कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। फिलहाल समझ में आ ही गया होगा इसको, ठीक है। अब